क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अध्यापक कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को निम्नलिखित प्रदत्त कार्य देता है। ठीक है, एक असाइनमेंट वर्क कह लीजिए आप उसको। इस प्रकार के लेखन को क्या कहा जाएगा? यानी कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को ये है प्रदत्त कार्य या असाइनमेंट वर्क जो दिया गया है। अपने सहपाठी यानी जोड़ीदार के साथ मानस मंथन करो, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। विचार बिंदु नोट करो, यानी जो पॉइंट्स आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उनको नोट करो। और एक ऐसा लेखा तैयार करो जिसमें इस विषय पर पक्ष और विपक्ष के लिए दो दो तर्क हों, यानी प्रो और कॉन्स किसी चीज के। आप जैसे डिबेट में शामिल होते हैं तो एक पक्ष है जो उसको प्रमोट करता है या इसके पक्ष में है कि ईश्वर है या नहीं है, तो एक पक्ष है जो ये कहेगा कि है, दूसरा पक्ष है जो इसके ऑपोजिट में है। तो ऐसे यहां पे कहा गया है कि पक्ष और विपक्ष के लिए दो दो तर्क दिए जाएं। टॉपिक क्या है? विद्यार्थियों को मुद्रित पाठ्य पुस्तकें देने की आवश्यकता नहीं है। टॉपिक आपके लिए यहां महत्वपूर्ण है ही नहीं, महत्वपूर्ण है ये जो टास्क दिया गया है, ये जो असाइनमेंट वर्क है, ये किस कैटेगरी में आएगा या इसको क्या कहेंगे इन 4 ऑप्शंस में से। तो यहां पे पहला ऑप्शन है निज लेखन, इसको कहते हैं पर्सनल राइटिंग। पर्सनल राइटिंग पर्सनल होती है, जैसे आप अपनी डायरी में कुछ लिख रहे हैं, अपनी भावनाएं, किसी को पत्र लिख रहे हैं अपनी भावनाओं के बारे में, तो ये तो निज लेखन यानी पर्सनल राइटिंग। ये पर्सनल तो नहीं है, ये एक ऐसा असाइनमेंट वर्क है, प्रदत्त कार्य है, जिसमें लेखन को क्या कहा जाएगा, मतलब इस लेखन को क्या कहा जाएगा ये तो आप बताएंगे। और इसमें क्या लिखना है कि अपने सहपाठी या जोड़ीदार पेयर बना करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, विचार बिंदु को नोट करना है, जो जो आइडियाज आ रहे हैं, और एक ऐसा लेखा तैयार करना है, एक ऐसी राइटिंग तैयार करनी है जिसमें इस विषय पर पक्ष और विपक्ष के दो दो तर्क भी हों। तो ग्रुप थिंकिंग भी है जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कह लीजिए, फिर विचार भी हैं, उनके पक्ष और विपक्ष, प्रो और कॉन्स भी हैं। तो इसमें ये निज लेखन तो नहीं है, ये पर्सनल तो नहीं है, टॉपिक आपको दिया गया है। ये पर्सनल किसी व्यक्ति संबंधित थोड़ी है, जो लिख रहा है उसको अपने जीवन के बारे में थोड़ी लिखना है ना। व्याख्यात्मक यानी एक्सपोजिटरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो एक्सपोजिटरी में किसी चीज के बारे में व्याख्या होगी, जैसे आप टेक्स्ट बुक में जो भाषा देखते हैं, किसी चैप्टर में कुछ लिखा हुआ है, किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो ये व्याख्यान भी नहीं है कि किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना है, आपको इसमें सोचना भी शामिल है। आपका प्रो और एंटी और प्रो में भी आपको यहाँ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये यानी विचार विमर्श होगा यहाँ पे, है ना, विचार विमर्श होगा। इतनी बात क्लियर है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? वर्णनात्मक लेखन। इसको तो आप कह सकते हो कि आप वर्णन कर रहे हो, किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, या फिर अगर मैं कहूं वर्णन कर रहे हो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, कि आपने कोई सनसेट देखा और आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, भाई क्या सनसेट था, हमारा क्लासरूम, हमारा स्कूल, या आप किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, मैंने किसी को देखा, इतनी हाइट होगी, या वो नहीं होता कि पुलिस से बाद में पहचान करवा रहे होते हैं तो वो व्यक्ति वर्णन करता है, तो वो एक व्यक्ति जो है सुनकर के वो पूरा वर्णन करेगा। तो ये वर्णनात्मक लेखन भी नहीं है कि किसी चीज का, किसी घटना का वर्णन हो रहा हो, या किसी चीज की कोई डेफिनेशन लिखी जा रही हो, व्याख्यान हो रहा हो, वो भी नहीं है। निज पर्सनल तो है ही नहीं है। तो बचा ही क्या ऑप्शन? विमर्शात्मक लेखन, यानी इसको हम क्या कहते हैं? डिस्कर्सिव राइटिंग कहते हैं, अंग्रेजी में डिस्कर्सिव राइटिंग कहते हैं। डिस्कर्सिव या विमर्श होगा, क्योंकि यहां पे डिस्कशन होगा, वाद विवाद होगा, पक्ष हैं दोनों ही, एंटी और प्रो के भी, तो मंथन है। तो इसलिए आप समझ गए कि ये विमर्शात्मक लेखन है, यानी डिस्कर्सिव है, ना कि वर्णनात्मक, क्योंकि सिर्फ वर्णन नहीं है, इसमें डिस्कशन भी शामिल है, चर्चा होगी, दो दो के पेयर बनेंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की सहजात परिकल्पना के बारे में कौन सा कथन सही है? यह अभिभावकों, सहपाठियों और बच्चों के नजदीक रहने वालों के प्रयास हैं और साथ साथ भाषा अर्जन के लिए उत्तरदायी परिवेश है, ऐसा कहा गया है। देखिए, ये यहाँ पे परिवेश को जब महत्व दे रहे हैं, या फिर अभिभावक, सहपाठी और बाकी लोगों के प्रयासों को महत्व दिया जा रहा है, तो ये व्यवहारवादी सोच है, जैसे स्किनर कह रहे हैं, या व्यवहारवादी कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर से आप सीख लोगे। तो यहाँ पे बात, जो इनेटिस्ट बोलते हैं इनको, नॉम चॉम्स्की को, ये कहते हैं ह्यूमंस में इनेट क्षमता है भाषा को एक्वायर करने की, भाषा को अर्जित करने की, आंतरिक क्षमता है। इनेट हाइपोथेसिस ये कहती है कि सहजात क्षमता है, इसलिए सहजात परिकल्पना इसको हम कह रहे हैं। भाषा केवल मनुष्य की अनूठी विशेषता है और केवल मनुष्य ही भाषा बोल सकते हैं। देखो, अनूठी विशेषता है, आंतरिक क्षमता होती है मनुष्यों में भाषा बोलने की, ये लिखा होता तो ज्यादा बेहतर था। ये आधी बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाषा, मानव भाषा जो है मनुष्य बोल सकते हैं, लेकिन भाषा तो पशु पक्षियों की भी है ना, जानवरों की भी है, तो ये नहीं कह सकते इसको पूरी तरह से। हाँ, मनुष्यों में आंतरिक क्षमता होती है भाषा को एक्वायर करने की, अर्जित करने की, वो लिखा होता तो सही हो जाता।
ये सहजात क्षमता होती है, वो सब नहीं लिखा है यहाँ पे। भाषा संकाय गंभीर अभ्यास और ड्रिल के माध्यम से बच्चों को भाषा उत्पन्न करने का गुण प्रदान करती है, यानी लैंग्वेज फैकल्टी बोलते हैं इसको। गंभीर अभ्यास और ड्रिल, अभ्यास और ड्रिल की बात नॉम चॉम्स्की ज्यादा नहीं करेंगे, वो तो कहते हैं हम में इनेट क्षमता है, जैसे एनवायरमेंट मिलेगा हम बहुत कम एफर्ट के साथ भाषा सीख जाते हैं। तभी वो अर्जन की बात हो रही है। भाषा को उत्पन्न करने और भाषा अर्जन हेतु संकाय बच्चों की स्थायी निधि है, उन्हें संपन्न बनाती है। यानी ये आंतरिक क्षमता है भाषा अर्जन का, भाषा को अर्जित करने का, भाषा की फैकल्टी को एक्वायर करने का, या लैंग्वेज फैकल्टी हमारे अंदर होती है, इनेट है भाषा, ये नॉम चॉम्स्की कहते हैं। और सहजात परिकल्पना यानी इनेट हाइपोथेसिस यही कहती है। इसमें कोई भी डाउट किसी को अगर हो रहा है तो आप बता सकते हो। तो क्योंकि बाकी सब व्यवहारवादी बातें कर रहे हैं और ये सेकंड वाला अपने आप में इनकम्प्लीट था, इन्होंने ये नहीं कहा कि आंतरिक क्षमता है मनुष्य में। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बॉटम अप श्रवण गतिविधि है? बॉटम अप अप्रोच या बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटी पूछा है। बॉटम अप यानी ये जाता है छोटे से बड़े की ओर, मतलब इसको ऐसे कह सकते हो कि वर्ड्स से आप पहले एबीसीडी सीखते हो, फिर वर्ड्स सीखते हो, फिर वर्ड्स से आप सेंटेंसेस पे जाते हो, सेंटेंसेस से आप पैराग्राफ पे जाते हो, पैराग्राफ से आप कहानी समझते हो पूरी, या लिखना सीखते हो पूरा कहानी के रूप में। ये बॉटम अप है। टॉप डाउन क्या है? इसका उल्टा होता है टॉप डाउन अप्रोच, कि आप पहले कहानी सुन रहे हो, कहानी सुन के आपने जो है पूरा उल्टे चलते आओ कि पूरी कहानी से, समरी से आप आए पैराग्राफ पे, पैराग्राफ से सेंटेंस पे, सेंटेंस से वर्ड्स पे, वर्ड्स से लेटर्स पे। ठीक, तो श्रुत लेख, क्लॉज श्रवण, क्लॉज टेस्ट बोलते हैं जिसको, या क्लॉज लिसनिंग टेस्ट, बहुवैकल्पिक प्रश्नों का प्रयोग यानी एमसीक्यूज, सकारात्मक और नकारात्मक कथनों की पहचान करना, सारांशीकरण, समग्र संदेश। जैसे ही सारांशीकरण, समग्र संदेश की शुरुआत हो रही है, इसका मतलब ये टॉप डाउन की बात हो रही है, क्योंकि समराइज करना टॉप डाउन है कि पूरा डायरेक्ट आप स्टोरी पे चले गए, बाद में आप वर्ड मीनिंग पे आए या सेंटेंसेस पे आए, तो ये टॉप डाउन का उदाहरण हो जाता है। किसी के द्वारा सुनते समय गड़मड़ यानी जंबल्ड शब्दों को या जंबल्ड वर्ड्स को वाक्यों में पुनः व्यवस्थित करना, वाक्यों में व्यवस्थित करना जो भी जंबल्ड वर्ड्स आपने सुने हैं। अगेन उल्टा हो जाएगा, हमें सबसे छोटी इकाई की तरफ जाना है कि जहां सबसे छोटी इकाई की बात हो रही है उससे ऊपर जा रहे हो। कविता गाना अपने आप में टॉप डाउन हो जाएगा, यह स्टोरी का सारांशीकरण या समरी प्रदान करना, ठीक है ना। वाद विवाद, चर्चाएं, ये पूरा टॉप डाउन अप्रोच है। एक ही ऑप्शन यहां पे बचता है जिसके आसपास दूसरा ये दिख रहा है हमें कि श्रुत लेख, यानी बच्चा सुन करके लिख रहा है। सुन करके लिखने में क्या होगा, एक एक साउंड पे ध्यान देना पड़ेगा। तो साउंड से लेके, वर्ड से लेके, लेटर से लेके सारी चीजें आ रही हैं श्रुत लेख में, यानी सुन करके लिखना, डिक्टेशन जिसको कहते हैं। तो जब बच्चा सुनेगा तो वो एक एक वर्ड पे ध्यान देगा, उस वर्ड को पहचानने के लिए पहले ध्वनि को कनेक्ट करना पड़ेगा उसे, फिर वो पूरा सेंटेंस लिखेगा। तो ये बॉटम से अप की तरफ जाना है, बिल्कुल साउंड से लेके, लेटर से लेके, वर्ड यानी साउंड यानी ध्वनि से लेके, अक्षर से लेके शब्द पे जाओगे, शब्द से फिर सेंटेंस यानी वाक्य पे जाओगे। तो श्रुत लेख में ये चीज हो रही है। क्लॉज श्रवण में ये चीज हो रही है, क्लोज श्रवण हिंदी में कह रहे हैं तो, यानी क्लॉज लिसनिंग, कि आपको कोई कहानी है वो सुनाई और लिखने को दे दिया कि जो सुना है उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे, क्लॉज टेस्ट में ऐसे ही होता है, तो वो आपको एक एक साउंड पे या वर्ड पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बॉटम से अप की तरफ है, पूरी कहानी में बीच में वर्ड्स गायब हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्नों का प्रयोग, सकारात्मक और नकारात्मक कथनों की पहचान, ये बॉटम से अप की ओर जा रही है एक एक एक्टिविटी। तो इसलिए इसमें फर्स्ट है जवाब, किसी के द्वारा सुनते समय जंबल्ड शब्दों को वाक्यों में पुनः व्यवस्थित करना, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है। इसमें साउंड की यूनिट पे नहीं जा रहे हैं, जैसे इसमें ध्वनि से लेके, अक्षर से लेके शब्द तक जा रहे हैं, जो कि श्रुत लेख में हो रहा है, क्लोज श्रवण में हो रहा है, क्लॉज श्रवण, फिर जाकर के आप बहुवैकल्पिक प्रश्नों का प्रयोग पे जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट है अगर हम बॉटम अप अप्रोच की बात करें। अगर टॉप डाउन की बात करते तो ये सभी जो है सही थे। भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने से क्या तात्पर्य है? पहला है भाषा शिक्षण, देखो इसमें इंग्लिश मीडियम वालों को एज मिलेगा, ये ट्रांसलेशन की वजह से चीजें मुश्किल हुई हैं, इसलिए इस बार हम थोड़ा समय एक्स्ट्रा देंगे हिंदी पेडागोजी को। देखना एक बार, तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने की, सामग्री ऐसी है जो पेडागोजी यानी पढ़ाने के मेथड्स को भी इंपैक्ट कर रही है। जैसे आप ईवीएस की किताबें पढ़ लीजिए या कोई भी एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए, उसमें इस तरह से किताबों में लिखा हुआ है जैसे वो किताबें आपसे बात कर रही हैं। यानी पेडागोजी को कंटेंट में इस तरह से उन्होंने गुथा है कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए कि 4 बच्चे ग्रुप में बैठ के बात कर रहे हैं, वो एकदम आसान सी भाषा में होगा, बहुत सारे चित्र होंगे,
प्रिंटेड मटेरियल होगा बुक्स में। ये पेडागोजी में यानी शिक्षण के मेथड्स, टीचिंग मेथड्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे, उस तरह से किताब लिखी हुई है। तो देखते हैं भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने से क्या तात्पर्य है। तो भाषा शिक्षण शास्त्र को समुन्नत करने के लिए गतिविधियों और कार्यों का शामिल करना, अध्यापक को शिक्षण शास्त्र स्वीकार करने के समर्थ बनाने हेतु सामग्री को शिक्षण शास्त्र में शामिल करना। यस, अध्यापक को अपनी कक्षा के लिए शिक्षण शास्त्र समझने के समर्थ बनाना, ये ऐसा कुछ नहीं है। कक्षा में प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियों की सूची बनाना। तो यहाँ पे कंटेंट में ही पेडागोजी मिक्स करने की बात हो रही है, ना कि कोई अलग से टेक्निक सिखाने की बात हो रही है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन तो आपका हट ही जाएगा। बात सही है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं बहुत सारे लोग। चलिए समझते हैं। भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने पर, यानी रियलाइजिंग पेडागोजी या फिर पेडागोजी को एक कंटेंट को पेडागोजिकल मटेरियल बना देना है यहाँ पे। तो भाषा शिक्षण शास्त्र को समुन्नत करने के लिए गतिविधियों और कार्यों को शामिल करना। शिक्षण शास्त्र को समुन्नत करने के लिए गतिविधियों और कार्यों को, कोई कार्य जैसी कोई बात हुई है यहाँ पे कि कोई एक्स्ट्रा वर्क आपने ऐड किया हो, कोई एक्टिविटीज ऐड हो रही हैं जिससे कि शिक्षण शास्त्र को यानी पेडागोजी को बेहतर बनाया जा सके। उल्टा है कि कंटेंट को ऐसा बनाया है कि पेडागोजी में हेल्प हो जाए टीचर की। तो अध्यापक को शिक्षण शास्त्र स्वीकार करने के समर्थ बनाने हेतु सामग्री को शिक्षण शास्त्र में शामिल करना। कंटेंट ऐसा बनाया जिसमें पेडागोजी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी आसान तरीके से आप समझ पाएंगे उसको। तो कंटेंट अपने आप में एक टीचर की तरह काम कर रहा है कुछ हद तक, और फिर टीचर के लिए तो आसानी होगी ही जब कंटेंट इतना बढ़िया होगा। तो एनसीईआरटी किताबों में ये भरपूर देखने को मिलता है कि अध्यापक को शिक्षण शास्त्र स्वीकार करने के समर्थ बनाने हेतु सामग्री को शिक्षण शास्त्र में शामिल करना। यानी कंटेंट इस तरह का है आपकी किताब में कि वो आपसे बात करता है, बीच में उसमें एक्सरसाइज है, एक्टिविटीज दी गई हैं किताब में, तो वो पेडागोजिकली जैसे एनसीएफ आधारित है। अगर आप कोई भी किताब उठाएंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बन रही है किताबें, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंटेंट जिन मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए उन मेथड्स को सपोर्ट करता है, यानी पेडागोजी को इंक्लूड किया है उस कंटेंट में, जो बात सिर्फ यहां पे कही जा रही है। अब यही बात अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन हमें करना तो हिंदी भी है, और उस टाइम पे तो आप हर बार ट्रांसलेट करने तो नहीं बैठ सकते, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और हर किसी की इंग्लिश उतनी अच्छी भी नहीं है कि हर किसी को अच्छा लगे, यह समझ में आ जाएगी इजीली। तो हिंदी पे इस बार फोकस थोड़ा ज्यादा करना है। अध्यापक को शिक्षण शास्त्र स्वीकार करने के समर्थ बनाने हेतु सामग्री को शिक्षण शास्त्र में शामिल करना। सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप में यूज कर रहे थे ना, क्योंकि तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही उस तरह से अप्रोप्रिएट बैठता है।